स्टूडेंट देखिएगा, पहला क्वेश्चन है। एक फोर्स अप्लाइड है हमारे पास, गोले के सेंटर ऑफ मास ये है, और ये हमसे दिया जा रहा है कि एबव द सेंटर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये एस हाइट पर। तो इसके ऊपर देखा जाए, हमारे पास जो एक्सीलरेशन होगा, हमारे पास एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम इंटू एसीएम, और ये हमारे पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो केवल एक ही फोर्स है। तो हमारे पास जो एसीएम होगा वो एफ एक्सटर्नल अपान एम होगा। इसका मतलब ये हाइट पे देखा जाए तो इंडिपेंडेंट होगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलेशन है वो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ एच होगा। तो ये पहला आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें देखा जाए इनिशियल सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपके पास देखा जाए जीरो है इनिशियल, और एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। हियर एफ एक्सटर्नल आपका जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपके पास बाद में भी फाइनल वो भी आपकी जीरो होगी। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स आपका है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास की जो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल भी जीरो होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड आंसर हुआ। कभी भी अगर इंटरनल फोर्स सिस्टम में देखा जाए तो इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम की केवल काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। इंटरनल फोर्स ओनली चेंज काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास इंटरनल जो फोर्सेस है ओनली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपका ये है सेकंड, थर्ड का सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहां पे देखा जाए तो किसी बम में एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल अगर आप देखा जाए तो जीरो है। पहले अगर पैराबोला पाथ है तो हमारे पास देखा जाए वो उसका सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होगा वो पैराबोला ही होना चाहिए। एफ एक्सटर्नल जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ बिफोर एक्सप्लोजन है वो आफ्टर एक्सप्लोजन भी सेंटर ऑफ मास का पाथ पैराबोला ही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये आपके पास इसमें अगर देखा जाए ये आपका M1, ये M2, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और एक्सीलरेशन M1 का देखा जाए तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो भी होगा ये आपके पास A माइनस जे होगा। एक्सीलरेशन जो M2 का होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो A होगा जे कैप। हमारे पास सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन आएगा और ये जो A होगा वो A आपका ये होगा M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2, और इसमें M1 अपान M2 का जो रेशियो दिया गया है वो आपके पास n:1 दिया गया है। तो यहां पर A की वैल्यू पुट ऑफ कर देंगे तो हमारे पास एशियम देखा जाएगा तो ये M1 आपके पास A1 हो जाएगा प्लस M2 A2 हो जाएगा अपान
m1 प्लस m2 होगा। तो a1 की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास देखा जाए, a1 हमारे पास a माइनस जे कैप होगा और a की जगह पे आपका m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 और ये g माइनस जे। एक्सीलरेशन a2 का जो आएगा वो m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 होगा और g जे कैप होगा। ये वैल्यू उठाकर मैं यहां पुटअप कर दूंगा और जब ये वैल्यू उठा के हम पुटअप करेंगे तो हमारे पास m1 m2 m1 की वैल्यू उठा कर रखेंगे और m1 अपान m2 आपका n/1 होगा। तो इसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड बताना होगा। तो ये मैग्नीट्यूड जो आपका आ जाएगा वैल्यू पुटअप करने के बाद, वो एसीएम की जो मॉड वैल्यू आएगी रखने के बाद सारी वैल्यू आपके पास n+1 अपान n-1 का होल स्क्वायर इंटू जी, ये आपका आ जाएगा। ये आपके पास दिया गया है, इसमें स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। तो इसमें ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। तो आपके पास बीसीएम इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो वैल्यू आपके पास इसमें मास दिया गया है m1 1 kg, m2 आपका दिया गया 0.5 kg, v1 आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड और v2 की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए ये दोनों प्लस साइन लेंगे हम लोग, यहां वैल्यू पुटअप कर देंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू 10/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसमें देखिएगा हमारे पास ये जो फार रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए इसका जो एरिया होगा A1 इक्वल टू 2r इंटू आर, ये आपका 2r स्क्वायर हो गया दिस वन। और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसका जो x1 होगा वो आपका r/2 होगा रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए। फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए अगर आप देखा जाए तो A2 इक्वल टू इसकी हमारे पास रेडियस देखा जाए तो रेडियस हमारे पास r है, तो सेमी सर्कुलर का जो एरिया होगा πr²/2 और इसका x2 जो होगा 4r/3π। ये पोर्शन डिस्क का आप ले रहे हैं तो ओरिजिनल रेक्टेंगुलर प्लेट से आप सेमी सर्कुलर डिस्क आप रिमूव कर रहे हैं तो इसके सेंटर ऑफ मास का हमारे पास वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। तो इसमें एक्सियम, ये एक्सियम आपके पास है रिमेनिंग पोर्शन का इक्वल टू ओरिजिनल A1 x1 माइनस
A2x2 अपान A1 माइनस A2, ये रिमेनिंग पोर्शन का है। तो जब आप A1 A2 की वैल्यू पुट ऑफ कर देंगे तो आपके पास इसमें आपके पास A1 2r स्क्वायर x1 दिस A2 दिस x2 दिस, तो ये आपके पास 2r अपान 3 4 माइनस पाई आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, all particles of a system are situated at distance r from the origin, distance of the center of mass of the system from the origin। ये हमेशा सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू आर होगी। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके पास देखा जाए हेमिस्फेरिकल है, तो हमारे पास जब हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा और ये सेंटर ऑफ मास 3r/8 पर होगा, तो YCM 3r/8, तो 3 अपान 3r/8 ये CM है, तो 3/8 और r की वैल्यू जो दी गई है वो 8 सेंटीमीटर, 8 कट गया तो ये 3 सेंटीमीटर आ गया, दिस वन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10th स्टूडेंट, अगर मैं यहां पे इसको ले लूं x, ये ले लें y, ये ले लें ऑरिजिन 0,0, तो हमारे पास m1 की वैल्यू है 1, x1 0, y1 0, m2 देखा जाए तो 1.5 और x2 3, y2 0। इस पे देखा जाए तो m3 2.5 है और x3 आपका 0 है और y3 आपका 4 है, ये आपके पास आ गया। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्सियम m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। इसी तरह YCM पे अप्लाई कर देंगे, YCM पे m1 y1 प्लस m2 y2 और प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ये जब वैल्यू आप पुट ऑफ करेंगे एक्सियम YCM, तो ये आपका थर्ड पार्ट आ जाएगा। मतलब ये मैंने ऑरिजिन मान लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, तो इस पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू पुट करने के बाद एक्सियम और YCM की वैल्यू जो आएगी, एक्सियम 0.9 सेंटीमीटर आएगा, YCM 2 सेंटीमीटर आएगा। देखिएगा ये सॉलिड कोन है, तो हमारे पास जब सॉलिड कोन है सॉलिड कोन है, इसकी हाइट हमारे पास h है, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, तो हमें ये आपका बेस है, ये आपका बेस है, तो हमारे पास सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है ये पोजीशन YCM ये आपकी h/4 होती है।
तो हमारे पास एस की वैल्यू कितना दिया गया है, 40/4। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर आ गया, तो ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। इसमें देखिएगा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। इसमें कहा गया रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन कंटेनिंग करेक्ट स्टेटमेंट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स इक्वल मास इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द वेक्टर सम ऑफ द पोजीशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ टू पार्टिकल्स। तो ये भी आपका करेक्ट है। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स ऑलवेज लाई इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल्स, ये भी करेक्ट है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी कैन लाई वेयर देयर इज नो मास ऑफ बॉडी। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जहां पर मास हो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी। आपके पास ये भी करेक्ट है। ये आपका इसमें जो आपका आएगा, इसमें देखिएगा ये लिख दीजिएगा करेक्ट ऑप्शंस, ए है, बी है एंड सी भी है। तो ये आपका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। इसमें ये आपका ए बी एंड सी है, ये चौथा पार्ट है। इसका ये आपका फोर्थ पार्ट आंसर है, ए बी एंड सी सेंटर ऑफ मास। फोर्थ का ए बी एंड सी है, ये आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। तो एक्सियम इक्वल टू, ये आपके पास एक्स डीएम डिवाइडेड बाई डीएम, ये 0 से एल तक, 0 से एल तक। तो 0 से एल एक्स आपके पास है, और डीएम की जगह पर लैम्डा डी एक्स अपान 0 से एल लैम्डा डी एक्स। यहां पे लैम्डा की वैल्यू आपको ये दी गई है। जब ये लैम्डा की वैल्यू पुट ऑफ कर देंगे यहां पर के एक्स स्क्वायर बाई दिस वन, तो यहां से पहला पार्ट आ जाएगा 3l/4। मतलब ये लैम्डा की वैल्यू के एक्स स्क्वायर अपान एल, ये वैल्यू लैम्डा की वैल्यू यहां पे रख देंगे, यहां पे रख देंगे, 0 से एल तक इंटीग्रेट कर देंगे, और आपका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद एक्सियम की वैल्यू 3l/4 आएगी। यहां पे देखिएगा इस पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम लोग इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कॉस थीटा इक्वल टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 2gr प्लस बी नॉट स्क्वायर अपान 3gr, 2gr प्लस बी नॉट स्क्वायर अपान 3gr। तो ये वैल्यू 2g की वैल्यू हमारे पास 10 आर आर रहेगा, बी नॉट की वैल्यू ये रख देंगे, तो 0.25 का स्क्वायर इंटू जी आर डिवाइडेड बाई हमारे पास 3gr। तो जी आर अगर आप देखा जाए सबकी वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, देखिएगा 2gr प्लस 0.25 का स्क्वायर इंटू जी आर अपान 3gr। जी आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका कॉस थीटा की वैल्यू 11/16 आएगा। तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 11/16 आ जाएगा। ये आपका सेकेंड पार्ट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू 2gr प्लस बी नॉट स्क्वायर अपान 3gr। क्वेश्चन नंबर 15, हमारे पास
जो मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम जो इंक्रीज कर रहा है वो पी आई प्लस 50% ऑफ पी आई। तो ये पी आई प्लस 50/100 इंटू पी आई, तो ये आपका 3/2 पी आई हो जाएगा, ये पी एफ हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज हमारे पास कहा जा रहा है, परसेंटेज हमारे पास देखिएगा, ये जो परसेंटेज की बात की गई है, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर देखा जाए तो हमारे पास के एफ माइनस के आई अपान के आई इंटू 100। के एफ की जगह पर पी स्क्वायर एफ अपान 2m लिख दिया जाए, माइनस पी स्क्वायर आई अपान 2m लिख दिया जाए, और पी स्क्वायर आई अपान 2m लिख दिया जाए और इंटू 100। हमारे पास पी एफ की वैल्यू 3/2 पी आई रख देंगे, और ये सब वैल्यू सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो 125% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें अगर आप देखा जाए सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, तो हमारे पास एक्सीलरेशन a1 अगर देखा जाए तो ये g माइनस जे कैफ होगा, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। पार्टिकल का मास कुछ भी हो, इसके पास अंडर ग्रेविटी एक्सीलरेशन दोनों के सेम होंगे, g दिस वन, ये आपका आ गया। तो एशियम इक्वल टू, हमारे पास दो पार्टिकल के मास 2kg है, m1a1 प्लस m2a2 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 2kg है, g माइनस जे प्लस m2 आपके पास 4 है, g माइनस जे अपान ये आपका 6 हो गया। तो ये ऊपर अगर देखा जाए तो 6g माइनस जे अपान 6 कट गया, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन आएगा g माइनस जे। ये माइनस जे नेगेटिव डायरेक्शन में है, हमें केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ये आपके पास एशियम का जो मॉड वैल्यू आएगा वो g आएगा दिस वन। ये आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 16 था। इसमें देखिएगा, अगर हम इसको ये आपका 37 है, ये आपका 53 है, ये आपका 90 है, और 90 है तो हम इस डायरेक्शन को x ले लिया जाए, इसको हम y ले लिया जाए। तो ये हमारे पास पहला पार्टिकल है, इसको मैं ले लेता हूं दूसरा पार्टिकल। तो पहले के पास जो एक्सीलरेशन होगा, पहले वाले पार्टिकल का एक्सीलरेशन a1 अगर देखा जाए तो a इक्वल टू g साइन 37, और हमारे पास 37 की वैल्यू हम रख देंगे वैल्यू, क्योंकि 37 देखा जाए तो ये 37 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 37 की वैल्यू g 3/5 हो जाएगा। और ये अगर इसमें वेक्टर की बात की जाए तो इधर की तरफ है तो आई कैप, ये भी आई कैप होगा। इस पे इसको दूसरा मान लेते हैं,
तो दूसरे का एक्सीलेशन A2 बराबर अगर देखा जाए तो एक्सीलरेशन इसका भी वही होगा, क्योंकि बैलेंस करेंगे फोर्स से, तो जी साइन थीटा इसका भी आता, जी साइन थीटा आता, थीटा बदल रहे हैं, इसका 37 है, इसका 53 है, तो 37 के हिसाब से A1 का निकाल लेंगे और 53 का हम निकाल लेंगे दूसरे का। तो ये भी आपका आएगा जी साइन 53 और ये जे कैप, क्योंकि मैंने इसको एक्स मान लिया, इसको वाई, इधर की तरफ जे कैप होगा, इधर की तरफ आई कैप होगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसमें आप देखिएगा जी साइन 53, यहां से ये एंगल 53 होगा, तो साइन 53 की वैल्यू अगर देखा जाए तो जी, ये आपकी वैल्यू 4/5 आएगी, और जे कैप ये A2 आ गया, ये A1 आ गया, तो हमें एसीएम की वैल्यू चाहिए। एसीएम इक्वल टू हमारे पास MA1 दोनों के मास इक्वल हैं, MA2 अपान M और M2M। A1 की वैल्यू जब रख देंगे और A2 की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास इनका जब एसीएम की मैग्नीट्यूड आएगा तो वो हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो वो हमारे पास जो एसीएम आएगा, एसीएम का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका G/2 आ जाएगा। A1 और A2 की वैल्यू हम इस पे रखेंगे तो आपका ये फोर्थ पार्ट आ जाएगा। इसमें देखिएगा ये जब A पर होगा तो इस पे हमारे पास ये पहले इनर वॉल के कांटेक्ट पर होगा, और जब ये B पर आएगा तो B पर आएगा तो वो सेंट्री फ्यूगल फोर्स लगने लगेगा, तो वो B मतलब आउटर वॉल के कांटेक्ट पर हो जाएगा। तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ले लो, पीसीएम इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपान M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू M है, ये वेलोसिटी 4V0 है, प्लस ये आपका 2M है, और V2 की वैल्यू V0 है, डिवाइडेड बाई 2M और M, ये आपका 3M हो जाएगा। तो आप देखिएगा ये 4MV0 प्लस 2MV0 डिवाइडेड बाई 3M, तो ये आपका 6MV0 अपान 3M होगा, तो ये आपका आएगा 2V0। ये आपका VCM आ गया, और जब VCM 2V0 आ गया तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमारे पास इसमें t सेकंड में करना है, तो एक्सीएम बराबर VCM इंटू टी। एक्सीएम की वैल्यू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो VCM आपका 2V0 है, और ये इंटू टी आ गया, तो ये आपके पास 2V0 t आ गया, तो ये आपका सेकेंड पार्ट हुआ। हॉरिजॉन्टल कर पे जा रहा दिखेगा, रेसिंग ट्रैक 36 सड़क पे है, सुरक्षित है, ट्रैक पर फ्रिक्शन है नहीं, तो आपके पास देखा जाए तो इस पे v की वैल्यू √RG tan थीटा होगा। ये v है, v इक्वल टू RG tan थीटा, तो v स्क्वायर इक्वल टू RG tan थीटा, तो v स्क्वायर अपान R इक्वल टू G tan थीटा, तो ये आपके पास AC आ गया, और G की वैल्यू हमें दी गई है, G के टर्म में आ रहा है, और tan 45
और 1045 की वैल्यू 1, तो ये आपकी जी आ गई। तो इसका सेंटीपिटल एक्सीलरेशन आपका जी होगा। तो ये जो आपकी स्पीड है, ये अगर देखा जाए जहां पे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, तो ये आपकी सेफ स्पीड की चीजें हैं। ये फार हमारे पास सेफ स्पीड है जहां पे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास यहां पे देखा जाए क्वेश्चन 21 में देखिएगा, अगर मैं इसको लेबल ले लूं, ये लेबल ले लें, और यहां पर ये वेलोसिटी b हो गई, ये अगर देखा जाए तो ये l प्लस एल कॉस थीटा होगी। तो हमारे पास पहले यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, तो आपने लेबल यहां पे लिया है, तो हमारे पास इस काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, एक काइनेटिक और पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। तो हाफ एम बी नॉट स्क्वायर का लॉस होगा, आपके पास जो गेन होगी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 प्लस कॉस थीटा, इसका आपका गेन होगा, इसका गेन होगा। अब इसमें अगर आप देखा जाए तो मास मास कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, हाफ से हाफ ले गए, तो ये आपके पास 2gl 1 प्लस कॉस थीटा आएगा। यहां से वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl और 1 प्लस कॉस थीटा, ये बी स्क्वायर आ गया। यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि डोरी स्लैक हो गई, हाथ से फिसल गई, इसका मतलब टेंशन जीरो हो जाएगा। तो ये जो यहां पे हम एफवीडी बनाएंगे, तो यहां पे अगर आप देखा जाए, अगर सपोज दैट ये आपके पास एम बी स्क्वायर अपान ये एल होगा, अंदर की तरफ दिस वन, ये वेलोसिटी बी, हमारे पास टेंशन भी अंदर लगेगा, इधर आपका एम जी कॉस थीटा भी लगेगा, और बाहर की तरफ सेंट्री फ्यूगल फोर्स लगेगा। तो हमारे पास T प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई एल। तो हमारे पास कंडीशन फॉर स्लैग की T इक्वल टू 0, T 0 रख दिया मैंने, तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास GL कॉस थीटा, ये आपका बी स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर ये आपके पास 1 था, और जब हम लोग 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 60 डिग्री निकल आएगी। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। देखिएगा, फाइंड आउट टेंशन इन स्टिंग व्हेन स्टिंग बिकम हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब अगर हॉरिजॉन्टल आपके पास जाएगी दिस वन, तो हॉरिजॉन्टल पे टेंशन ये लगेगा T, यहां पर कोई वेलोसिटी आपकी होगी V, तो ये आपके पास एम बी स्क्वायर अपान एल होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एम जी नीचे की तरफ लगेगा, तो नीचे की तरफ आपका लगेगा एम जी,
तो टी बैलेंस कर लेगा, mg का कोई कंपोनेंट आएगा नहीं। तो हमारे पास इस जगह पर जब ये हॉरिजॉन्टल पे आएगा, इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, T इक्वल टू mb स्क्वायर अपान L होगा। अब मैं यहां से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ले रहा हूं, इस जगह से यहां तक ये आपकी लेवल होगी, ये आपका लेवल होगा। तो हमारे पास यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, तो हमारे पास हाफ एम बी नॉट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक मैं जा रहा हूं। तो हाफ एम बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू, जब मैं बी पर गया तो हमारे पास हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एल आ जाएगा। तो इससे अगर आप देखा जाए तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gl। तो इससे वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl। वी नॉट की वैल्यू ये दी गई है 8gl, ये आपका 8gl, तो ये बचेगा 6gl। और ये वी स्क्वायर की वैल्यू जब 6gl आ गई है तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये वैल्यू आपके पास 6 mg आ जाएगी। हमारे पास ये सर्कुलर मोशन है, पाथ है, तो ये आपके पास ये केस है नॉन यूसीएम का, क्योंकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी 2t स्क्वायर है और काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर भी कर सकते हो। तो v स्क्वायर इक्वल टू 4 अपान m और t स्क्वायर। हमारे पास 4 की ये आपका मास 1 है और ये t स्क्वायर, तो v इक्वल टू 2t आ जाएगा आपका। तो ये वेलोसिटी फंक्शन t का आ गया, तो ये नॉन यूसीएम है। और जब नॉन यूसीएम है तो पावर हमारे पास टेंजेंशियल की वजह से होगी, सेंटीपिटल फोर्स की वजह से पावर 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स 90 डिग्री पर होगा। तो जो भी पावर होगी वो केवल टेंजेंशियल फोर्स की वजह से होगी। तो हमारे पास जो पावर आएगी, और पावर नॉन यूसीएम में पावर आपकी आती है, देखा जाए तो टेंजेंशियल फोर्स इंटू वेलोसिटी। और टेंजेंशियल फोर्स का मतलब m इंटू AT और v। यहां से अगर हम b की db बाई dt कर दिया जाए तो 2 निकलेगा, ये आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा। यहां वैल्यू पुट किया जाए तो ये 1 आ गया और ये AT की जगह 2 आ गया, और b 2t आ जाएगी, और t आपको दिया गया है 2 सेकेंड में। तो ये जो आपका 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 8 वाट। ये हमारे पास इसका दूसरा पार्ट करेक्ट है। इसमें देखिएगा सर्किल का इक्वेशन ये है, ये ऑरिजिन है 0,0, रेडियस a है। सर्किल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिया गया है। एक पार्टिकल कोऑर्डिनेट a कॉस थीटा और a साइन थीटा है, तो यहां पर है, ये अगर देखा जाए थीटा है, तो पार्टिकल इस जगह पर ये ऐसे जा रहा होगा। तो इस जगह जब जा रहा होगा तो हमारे पास हमसे पूछा गया है कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स
एफ आर फ्रिक्शन फोर्स देखा जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ अगर है तो कोऑर्डिनेट हमारे पास देखा जाए तो एक्स वाला पॉजिटिव होगा, वाई वाला निगेटिव होगा। तो ये हमारे पास इसमें ये दिया गया कॉस थीटा साइन थीटा, तो डायरेक्शंस का मतलब हमें डायरेक्शन चाहिए, तो कॉस थीटा ये आपके पास आ गया और दिस वन। तो हमारा ये फोर्थ पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, टाइम पीरियड ऑफ ए conical pendulum, time period of a conical pendulum t इक्वल टू, इसको आप t1 ले लें, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपान जी। ये आपका कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ये टाइम पीरियड आपका T2 इक्वल टू 2 पाई एल अपान जी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो जब आप ये T1 अपान T2 करेंगे तो ये आपका अंडर रूट कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा। जब 1 डिवाइडेड बाई सेकंड करेंगे तो आपका इसमें जो आएगा टाइम रेशियो में ये आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, पार्टिकल इन मूविंग इन ए सर्किल। तो इसमें कहा गया है कि रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास में बी टूवर्ड द सेंटर। इसका मतलब अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो सेंटर की तरफ नहीं होता, इसका मतलब में बी हो सकता है दिस वन। क्वेश्चन नंबर 27, एक पार्टिकल को यहां से आप यहां लिए जा रहे हैं, ये जो वैल्यू है थीटा की वैल्यू 90 से छोटी है, ये हमारे पास देखा जाए, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। जब मैक्सिमम हाइट पर देखा जाए, हमारे पास इस डोरी को कट कर देंगे, मैक्सिमम हाइट पर देखा जाए तो वेलोसिटी जो होगी मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी आपकी 0 होगी। तो जब यहां से डोरी को कट करेंगे तो ये हमारे पास सीधे आपका नीचे की तरफ जाएगा अंडर ग्रेविटी। तो हमारे पास ये आपका आएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में ये देखिएगा, ये टी है, ये थीटा है, ये आपका आर है। ये एंगल अगर आप देखा जाए तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये आपका थीटा होगा। इधर आपका टी कॉस थीटा, इस तरफ टी साइन थीटा, और बाहर की तरफ एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में टी साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और हमारे पास ज्योमेट्री देखा जाए तो साइन थीटा इक्वल टू ये आपका आर बाई एल हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू यहां पे रख दीजिएगा, टी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपान साइन थीटा। तो ये आर बाई एल हुआ, तो आर से आर कट गया, तो टी बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी बराबर एम
ओमेगा स्क्वायर एल आ जाएगा। ये आपका पहला पार्ट होगा। इसमें मुझसे कहा गया है कि N1 N2 are the normal reaction exerted by the inner side and outer side of the tube on the wall। तो हमारे पास इसमें हर हाल पे देखा जाए तो जो N2 होगा, तो N2 जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है हमारे पास आउटर वॉल की वजह से, वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगी। N2 ग्रेटर देन जीरो, ये हमारे पास ABC पार्ट के लिए भी है, और N2 ग्रेटर देन जीरो ये आपके पास ACD पार्ट के लिए भी है। ये हमारे पास सेकंड होगा। इसमें देखा जाए, अगर हमारे पास वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो इसमें अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारे पास बैंकेट रोड पे, तो ये फॉर्मूला आपका एक वो है V इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। V इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो R की वैल्यू आपको 10√3 दिया गया है, G की वैल्यू 10 है, और tan 30 की वैल्यू आपके पास 1/√3 है। ये कैंसिल आउट हुआ, तो V इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये 10 मीटर पर सेकेंड, और मुझे आंसर में दिया गया है किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर दिया गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में, तो ये आपका 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा थर्ड। जरा मैं P पर FVD बना लेता हूं, देखिएगा इस वन। यहां पे FVD बनाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ये जाएगा बाहर की तरफ, mb² होगा, और इसी डायरेक्शन में mg भी होगा। हमें रेडियस दी गई है, ये रेडियस r इक्वल टू 10 मीटर है, और जो मास है वो 500 kg दिया गया है। वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो जब इसमें हम वैल्यू पुट ऑफ कर देंगे नॉर्मल रिएक्शन की बात, तो n इक्वल टू क्या बनेगा, n इक्वल टू mg प्लस mb²/r। ये सारी वैल्यू जब पुट ऑफ करेंगे तो ये 25 किलो न्यूटन आ जाएगा आपका। देखिएगा, ये प्रॉब्लम हमारी नॉन यूसीएम की है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि वेलोसिटी जो है v वो फंक्शन t का है, 2t। जब 2t का है तो आपके पास dv/dt आपका 2 होगा, ये आपका at होगा, और at आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो हमारे पास सेंटीपिटल एक्सीलरेशन v²/r होगा, और मुझसे t बराबर 1 सेकेंड में दिया गया है, तो वेलोसिटी t बराबर 1 सेकेंड में रखेंगे तो ये 4/r की वैल्यू, रेडियस कितनी है, 2 है, दिस वन। तो हमारे पास ये आपका 2 आ जाएगा, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे एक्सीलरेशन, तो ए टोटल नॉन यूसीएम में ए टोटल अंडर रूट a²c प्लस a²t। तो ये वैल्यू अंडर रूट a²c की वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू भी 4 है, तो ये 2√2
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड पार्ट आ जाएगा। इसमें मुझसे कहा जा रहा है कि भाई देखिएगा, यहां से एक हाईएस्ट पॉइंट पर ये रेस्ट पर है पार्टिकल, यहां से ये जाता है आपका, ये एंगल थीटा इस जगह पे आता है। ये वैल्यू आपसे पूछा गया है, ऊपर से हमारे पास ये डिस्टेंस पूछी गई है, ये एच की वैल्यू। अगर रेडियस आर है, ये आर है, तो हमारे पास एच की वैल्यू R1 माइनस कॉस थीटा है। और आपको मालूम है कि जब ये पार्टिकल ऊपर से रिलीज किया जाता है तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास 2/3 होती है। ये वैल्यू उठाकर यहां रख दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, तो 2/3 आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास देखा जाए तो R/3, तो ये हमारे पास दिस वन आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 होती है। क्वेश्चन नंबर 34, अगर नेट इफ, अगर देखा जाए एफ नेट, जो देखा जाए एक्सटर्नल फोर्स अगर आपके पास सिस्टम पर क्या है, 0, इसका मतलब हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो हमारा सिस्टम एक्सीलरेट नहीं कर सकता होगा। तो हमारे पास दिस वन। क्वेश्चन नंबर 35, हमारे पास इसमें दिया गया है कि पावर अगर देखा जाए तो पावर आपके पास कांस्टेंट होगी, और पावर का मतलब एफ वी इक्वल टू कांस्टेंट, एफ की जगह पर एम ए लिख दो, वी इक्वल टू कांस्टेंट, एम इसकी जगह डीबी बाई डी टी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया इस वन। तो हमारे पास ये आपका v हो गया, तो v dv इक्वल टू, इस कांस्टेंट को कुछ भी मान लीजिएगा, बीटा ले लो, ये कांस्टेंट आपका बीटा है, बीटा है, तो बीटा अपान m और dt। इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से b तक, 0 से t तक, तो v² 2 इक्वल टू बीटा बाई एम इंटू टी आ गया। जब आप लोअर अपर लिमिट रख देंगे, यहां से b प्रपोर्शनल t की पावर 1/2, और b को लिख दिया जाए ds अपान dt प्रपोर्शनल t की पावर 1/2। तो यहां से ds प्रपोर्शनल t की पावर 1/2 और dt दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो यहां से जो s आएगा, इंटीग्रेट करने के बाद 0 से s तक, 0 से t तक, इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा इंटीग्रेशन, उससे t की पावर 3/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 में अगर देखा जाए तो ये इसमें एक ओरिजिनल डिश में से एक डिश काट के निकाली जा रही है। तो जब निकाली जा रही है तो इसमें देखा जाए ये ऑरिजिन है, तो ये हमारे पास ये वैल्यू, ये R/4 है, ये R है, टोटल यहां से यहां तक, तो ये आएगी 3R/4। तो इसमें देखा जाए हमारे पास ओरिजिनल डिश का जो एरिया होगा, सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी इनटू, और इसकी रेडियस r है, तो इसका एरिया हो गया πr²। हम लोग जो रिमूव कर रहे हैं उसका एरिया क्या होगा, सिग्मा
अब इसकी रेडियस कितनी है, r/4, तो सिग्मा इंटू पाई r/4 का स्क्वायर, ये आपका पाई सिग्मा r² / 16। तो जो पार्ट काट के बाहर कर रहे हैं उसे रिमूविंग पोर्शन, ओरिजिनल दिस वन, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो डिस्क ये 0 है, और जो आप निकाल रहे हैं रिमूविंग पोर्शन का XR, तो यहां से है ये 3r/4 पे। तो अब हमारे पास जो बचे भाग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो ये हमारे पास x निकाल रहा हूं मैं, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सियम, क्योंकि इसमें एक्सियम में ही फर्क पड़ेगा, वाइसियम में कोई एलिमेंट निकाला नहीं गया है, तो वो जो सेंटर ऑफ मास जिस पोर्शन से निकाला जाता है वही निकाला है, एक्स से निकाला जा रहा है, तो हमें एक्सियम, और ये एक्सियम हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन का है, रिमेनिंग पोर्शन का स्टूडेंट, तो एक्सियम इक्वल टू a0 x0 माइनस AR, हमारे पास XR डिवाइडेड बाई A0 माइनस AR, ये वैल्यू है। तो जब हम इसमें वैल्यू काट इसमें निकालेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो ये आपके पास 3r/20 आ जाएगा जब सारी वैल्यू पुट ऑफ करेंगे दिस वन। इसमें एक्सीलरेशन अगर देखा जाए ये स्मूथ है, तो एक्सीलरेशन हमारे पास, इसे आप 1 ले लें, इसे आप 2 ले लें, तो एक्सीलरेशन 1 का देखा जाए तो आपका mg/2m होगा और माइनस जे होगा। एक्सीलरेशन 2 का देखा जाए, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, 2 का एक्सीलरेशन mg/ इसका भी 2m होगा और ये आई कैप होगा, ये A1 A2 का। अब आपके पास एशियम निकाला जाए तो एशियम इक्वल टू MA1 प्लस MA2 अपान ये 2m हो जाएगा। तो जब ये वैल्यू पुट ऑफ करेंगे हम लोग, इससे वैल्यू पुट ऑफ करने के बाद सारी वैल्यू आपका 4th पार्ट आ जाएगा। इसमें देखा जाए F एक्सटर्नल इक्वल टू 2F माइनस, हमारे पास F होगा, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन F एक्सटर्नल अपान टोटल मास, तो टोटल मास अगर देखा जाए तो हमारे पास ये मास, इसका मास 3m है, ये मास 3m, ये 3m मास ले लिया। F एक्सटर्नल इक्वल टू देखा जाए तो ये 4m हो जाएगा, इससे आपका F बचेगा, तो F/4m आ जाएगा। ये आपका हमारे पास पार्ट होगा। मतलब यहां कैपिटल M लिखा हुआ है, स्मॉल m कर लीजिएगा आप। तो F एक्सटर्नल आपका F/4m होगा, एशियम F एक्सटर्नल नेट आपका F होगा, मास टोटल दिस वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में अगर देखा जाए
तो ये हमारे पास ये मैन का है, ये मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में x1 ले लो, और ये प्लैंक का है, तो प्लैंक हमारा इधर जाएगा, x2 ले लो, तो ये है प्लैंक का p, मतलब प्लैंक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। इसका मास m1 ले लो, इसका मास m2 ले लो। तो हियर F एक्सटर्नल हमारे पास x डायरेक्शन में 0 है, तो आपके पास m1 x1 इक्वल टू m2 x2। x1 इधर जा रहा है, x2 इधर जा रहा है, और मुझे एक चीज और दी गई है, हमें गिवन है मैन का प्लैंक के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू मुझे दी गई है 10 मीटर। तो ये मैन इधर, प्लैंक इधर, तो ये वैल्यू आपके पास, इसको आप लिख सकते हो x1 प्लस x2। ये इक्वेशन 1 आ गई है, और ये x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई है। तो मुझसे कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट प्लैंक का चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब मुझे x2 चाहिए। तो जब आप सॉल्विंग करेंगे, x1 प्लस x2 आपका 10 है, m1 x1 इक्वल टू m2 x2, m1 m2 की वैल्यू आप रख देंगे, और जब वैल्यू पुट ऑफ करेंगे तो हमें यहां पे ये x2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो ये 4 मीटर आ जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि मैन इधर चलेगा तो हमारा प्लैंक पीछे चलेगा, ये राइट, तो ये प्लैंक आपका लेफ्ट चलेगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो 4 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा। ये आपका थर्ड पार्ट होगा। हाँ, अब देखिएगा, इस पे हमें एक्सियम और वाइसियम निकालना है। इसको हम ले लेते 1, इसको ले लेता हूं 2, इसको ले लेता हूं 3, और ये जो आपकी है ये 4 है। ये आपके पास ये जो 1 दिखाया जा रहा है, ये हमारे पास ये L है, ये जो आपको 1 दिया गया ये L है। अगर आप देखा जाए, हमारे पास लेट, मैं मान लू लैम्डा जो है लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ये वायर है, वायर की डेंसिटी मैंने लैम्डा मान लिया है, लैम्डा, क्योंकि एक्चुअल में हमें लेंथ दी गई है तो हम लोग मास निकाल लेंगे। अगर हम ये मास निकाला जाए इसकी लेंथ कितनी है, तो पार 1 के लिए टोटल लेंथ कितनी दी गई है हमारे पास 2L, तो इसका मास निकाल सकते हैं m1 इक्वल टू लैम्डा इंटू 2L। 2 के लिए बात कर लें, इसकी भी दिशा है, तो m2 इक्वल टू लैम्डा इंटू 2L। तीसरे की बात कर लिया जाए तो मास तीसरे सेक्शन का जो वायर को मोड़ा गया है, इसका m1, इसका m2, इसका m3, इसका m4, तो ये लैम्डा इंटू ये भी आपका 2L होगा, और जो चौथा पार्ट है m4 वो आपका लैम्डा इंटू L आएगा। तो ये मैंने किसी वायर को इस पार्ट को अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, दिस वन, तो ये m1 लैम्डा मैंने लीनियर मास डेंसिटी मान ली मैंने वायर की, तो सबका मास आ गया। और आप देख रहे हैं सबका, इसका भी एक्सियम पहले सेक्शन का x1 y1
x2y2, x3y3, x4 और y4 दिया गया है। तो हम लोग जब ये मास बात करेंगे और टोटल जो लेंथ है, जो टोटल लेंथ है, वो टोटल लेंथ आपके पास 7L है। तो हमारे पास जो टोटल मास होगा वो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो आपका ये जो मास हो जाएगा 7 λL हो जाएगा, 7 λL हो जाएगा टोटल मास। इसमें आप x1 0 है और y1 अगर आप देखा जाए तो y1 की वैल्यू जो हमें दिखाई पड़ रही है x1 y1, तो y1 की वैल्यू 0 है। x2 की वैल्यू अगर आप देखा जाए तो हमारे पास L कामा y2 की वैल्यू 0 है। x3 देखा जाए, x3 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये दिया गया 2L और y3 की वैल्यू L दी गई है। तो x4 की वैल्यू जो आपको दी गई है वो हमारे पास 3L/2 है और y4 की वैल्यू हमारे पास 2L है। तो अब आप एक्सियम इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 और प्लस m4। तो ये जब वैल्यू आप पुटअप करेंगे सारी वैल्यू को, एक्सियम की वैल्यू जो आएगी यहां से निकलने के बाद वो 15/14L आ जाएगी। इसी तरह वाईसीएम की वैल्यू जब निकालेंगे m1 y1 m2 y2, तो ये वैल्यू 6L/7 निकल के आएगी। जैसे एक्सियम यूज किया है उसी तरह वाईसीएम यूज करेंगे। तो हमारे पास इसका पहला पार्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इसे आप पहला मान लो, इसे आप दूसरा ले लीजिएगा, इसको आप तीसरा ले लीजिएगा। तो हमारे पास दिस वन, तो ये आपके पास पहला है, ये ऑरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपके पास ये टच करता हुआ जा रहा है, ये वाई एक्सिस है। तो x1 0 y1 0, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। x2 आपके पास देखा जाए तो 2R होगा और y2 0 होगा। हमारे पास x3 देखा जाए तो x3 आपका R होगा और जो y3 होगा, तो जब y3 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो वो √3R आएगी। ये वैल्यू x3 y3, तो x3 y3 की वैल्यू √3R आएगी। तीनों मास बराबर हैं, m1 m2 और m3 इक्वल है। तो जब आप एक्सियम वाईसीएम की वैल्यू निकालेंगे, x1 x2 और x3 की वैल्यू पुट अप करेंगे, तो आपके पास ये फोर्थ पार्ट आ जाएगा।
क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री होता है, दिस वन। इसमें अगर देखा जाए, ये पार्ट दिया गया है, नंबरिंग दी गई है, तो इस पे अगर हम लोग इसको इस तरह लिया जाए, इसको अगर आप x मान लें, इसको अगर आप y ले लें, ये आपका y डैश हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका 0, 0 है, ये आपका a और b है, इस वन। ये 4 राडें हैं। अगर चारों राडें हमारे पास दी जा रही हैं कि भाई अब ये 4 राड्स ABCD है, मासेस इतना इतना दिया गया है, इतना आपसे दिया गया है, तो ये आपके पास अगर L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, स्क्वायर राडें हैं। तो अगर आप देखा जाए टोटल, तो यहां पर इसका सेंटर, ये पोजीशन 0 - L/2 पर होगा। ये देखा जाए तो L/2 कामा 0 पर होगा। ये देखा जाए तो 0 कामा L/2 पर होगा। ये -L/2 कामा 0 पर होगा। तो अगर आप देखा जाए, ये पहली राड, ये 1, 2, 3 और 4, ये 0 कामा 0। तो AB के लिए, फॉर AB के लिए x1 0, y1 -L/2। हमारे पास BC के लिए देखा जाए तो x2 की वैल्यू L/2 और y2 की वैल्यू 0। अगर आप CD देखा जाए, CD के लिए, तो CD में अगर हम देखें तो CD में x3 0, y3 की वैल्यू आपकी L/2 आ जाएगी। जब बात करेंगे DA की वैल्यू, DA में, तो हमारा x4 -L/2 और y4 की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो ये वैल्यू जब आपकी आ गई, तो यहां पर हम एक्सियम निकालेंगे, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस M4 x4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। फिर निकालेंगे YCM, M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 प्लस M4 y4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ये जब वैल्यू पुट अप करेंगे, तो जब ये वैल्यू हम सब पुट अप करेंगे यहां पे, तो ये x1 और x2 x3 सारी वैल्यू जब पुट अप करेंगे पीछे से, तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी और ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। अब जब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो जो फिगर आपको दिया गया था दिस वन, ये आपको क्वेश्चन दिया गया था। तो जब x नेगेटिव, तो ये कोऑर्डिनेट प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, और ये देखा जाए तो माइनस माइनस है, ये प्लस और माइनस है। तो हमसे पूछा गया था कि कहां पर होगा,
तो हमारे पास इसमें देखा जाए तो कोऑर्डिनेट जब ये माइनस आएगा ये प्लस आएगा, तो ये हमारे पास सेकंड वाला होगा, दिस वन। तो ये आपका सेकंड पार्ट होगा, इस क्वाड्रेंट में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में देखिएगा, ये आपका ऑरिजिन है। इसमें भी अगर देखा जाए तो हमें इसके 0 0 कामा है, तो हमारे पास एक्स नॉट देखा जाए ओरिजिनल का, ये एक्स नॉट ओरिजिनल का a/2 है, और जो पार्ट निकाला जा रहा है वो ये पार्ट होगा, यहां से इसके कोऑर्डिनेट 3a/4 कामा 3b/4 होंगे। तो हम x बात कर रहे हैं, तो हमारे पास x नॉट आपका इतना आ गया, और इसी तरह y नॉट, ये x नॉट ओरिजिनल का है, y नॉट भी इसका ओरिजिनल का b/2 है। जिस पार्ट को निकाला जा रहा है वो ये है। तो अब हमारे पास अगर इससे एक्सियम निकाल दिया जाए तो हमारे पास ये O का मतलब ओरिजिनल है, ये भी आपका ओरिजिनल है, दिस वन। और ओरिजिनल का जो मास है, ओरिजिनल का जो मास है वो m है, और जो रिमूव कर रहे हैं, जो रिमूविंग पोर्शन है वो आपका 1/4 है, तो m/4 होगा। तो रिमूविंग का 1/4 होगा, तो अपना दिस वन आ गया। ये 3a/4 और 3b/4 है। ये जो सेंट है आपके पास, ये हमारे पास एक्स आर है, रिमूविंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास एक्स है, ये वाई वाला है। तो आपका ओरिजिनल मास भी है, रिमूविंग का भी है, ओरिजिनल का सेंटर ऑफ मास a/2 दिस वन है, जो काट के बाहर कर रहे हैं उसका मास तो m/4 हो गया, और सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट 3a/4 b/4। तो अब यहां पर अगर हम लोग इस पे रख दें एक्सियम, तो एक्सियम अगर बात की जाए रिमेनिंग का, तो हमारे पास m ओरिजिनल, m इंटू ओरिजिनल का सेंटर ऑफ मास दिस, माइनस, क्योंकि इसको हटा रहे हैं आप, m/4 इंटू 3a/4 अपान m-m/4। इससे आप कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 5a/12 आ जाएगा, 5a/12। तो अगर आप देखा जाए इसमें x डायरेक्शन में β/a/12 आ गया, तो बीटा की जगह पर अगर देखा जाए, तो बीटा की जगह पर अगर देखा जाए कंपेयर करके, तो बीटा की जगह पर ये आपका 5 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर y वाले से कंपेयर किया जाता तो y वाले से बताया जाता, इसने कहा था एक्स एक्सिस वाले से, तो ये आ गया आपका। तो हमारे पास ये सेकंड पार्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि टू ब्लॉक्स ऑफ मास 10 kg एंड 30 kg आर प्लेस्ड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ कोऑर्डिनेट 0, 0 सेंटीमीटर and x, 0 centimeter. The block of 10 kg is moved on the same line, distance of 6 centimeter towards other block. The distance through which the block of 30 kilogram must be moved to keep the position of center of mass of the system unchanged. इसका मतलब अब हमारे पास सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, तो सपोज दैट नहीं चेंज हो रही तो 0 इक्वल टू, और आप इस पे लिख दीजिएगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्योंकि हमारे पास नहीं चेंज हो रही है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये आपका आ गया। इससे अगर देखा जाए तो m1 कितना है आपके पास, ये 10 है, ये आपके पास कितना जा रहा है 6, तो ये आपका 6 गया, प्लस ये आपका 30 है, डेल्टा x2 जो शिफ्टिंग किया गया ये आपका 40 हो जाएगा। तो डेल्टा x2 की जो वैल्यू आ जाएगी, तो डेल्टा जो x2 आ जाएगी -2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका दिस वन टूवर्ड द 10 kg ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें देखिएगा m1 अगर देखा जाए तो फॉर m1 के लिए हमारे पास m1 यहां रखा हुआ है, तो ये आपका 1 पे रखा हुआ है और ये 3 पे रखा हुआ है। तो m1 के लिए x1 जो कोऑर्डिनेट है, तो x1 कोऑर्डिनेट आपका देखा जाए 3 है और y1 कोऑर्डिनेट -1 है। इसी तरह फॉर m2 के लिए देखा जाए तो m2 के लिए हमारा x3 तो आपका ये आपका 3 होगा और y2 देखा जाए तो वो भी 3 होगा। हमारे पास m3 के लिए हमारे पास m3 के लिए तो ये आपके कोऑर्डिनेट देखा जाए तो x4 तो आपका -4 होगा और y4 अगर देखा जाए तो +5 होगा। हमारे पास ये 3 है, तो m2 का कोऑर्डिनेट x2 इक्वल टू +3 और y2 इक्वल टू +3। m3 के लिए देखा जाए तो हमारे पास x3 -4 है और y3 +5 है। m4 के लिए देखा जाए तो m4 के लिए देखा जाए तो हमारे पास x3 अगर देखा जाए तो -3 है, x4 x4 अगर देखा जाए तो -3 और y4 जो देखा जाए तो y4 की वैल्यू आपके पास -2 होगा और मास दिया गया है। तो आपको पोजीशन वेक्टर आरसीएम की निकालना है, तो इससे आप R1 की वैल्यू 3i -j, इससे R2 की वैल्यू 3i + 3j, इससे वैल्यू R3 की वैल्यू -4i
प्लस 5J। इससे वैल्यू देखा जाए तो R4 की वैल्यू -3i -2J। तो जब ये R1 R2 R3 की वैल्यू आ गई तो इससे आरसीएम इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 वेक्टर प्लस M4 R4 वेक्टर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। इसको वैल्यू रखकर आप देख लेंगे तो ये आपके पास सीएम पहला पार्ट आपका आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चंस हो गया डिस्कस।